हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 2 अप्रैल सुबह के 7 बजे और 10 मिनट 10 खबरों में है ढेर सारा स्वागत। आइए जी बालक लोग, शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या घटनाएं घटी देश दुनिया में, क्या हुआ, इन सब के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया बातें आप लोगों ने। हमने कल आपसे होमवर्क दिया था और हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा नए मेंबर्स कौन से हैं। आपने बताया है इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया। शाबाश, वंडरफुल। आइएगा फिर बात करते हैं। ये है हमारे कल के टॉपर्स। ये डेली फ्री क्विज होता है करंट अफेयर्स का, इसको सब लोग दिया करो। सो सत्य प्रकाश, दिपायन दे, कोमल शॉ, निखिल सिंह एंड सागर मोन। शाबाश गाइस, वेल डन। आओ तो देखते हैं कहानी आज की। देखिए सबसे पहले आ रहा है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। क्या है ये कहानी? देखो भाई, आपको पता है भारत में पोर्ट्स बिल कब आया था आखिरी बार? जान के हैरान रह जाएंगे। तो भारत में जो पोर्ट्स बिल आया था वो आया था 1908 में। हाँ जी, यस, 117 साल पुराना बिल आया हुआ था। उस समय सिर्फ पोर्ट को बस ये क्लासिफाई करा गया था कि कौन सा बड़ा पोर्ट होगा, कौन सा छोटा पोर्ट होगा। ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन, ना कोई ग्लोबल पोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी का कोई कवायद। यानी कि जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ अपने गाइडलाइंस है कि पोर्ट को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी ऐसी हैं कि अगर आपका पोर्ट उन आईएमओ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करता है, तभी वो सामान आपके वहां पर भेजते हैं। क्योंकि वो शिप्स आ ही नहीं सकते किसी और पोर्ट पे। तो भारत में वो शिप्स आ ही नहीं पाते थे। और अगर आ भी पाते थे तो इक्का दुक्का पोर्ट वैसे बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे वहां पर नेटवर्क की तरीके से पोर्ट को नहीं सही किया जाता था। एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के तरीके से सही किया जाता था कि साहब मुंबई वाला पोर्ट ज्यादा पॉपुलर है, चलिए उसको सही कर देते हैं। साहब उधर कांडला वाला थोड़ा सा सही कर देते हैं। बाकी सारे पोर्ट की हालत जो थी वो खस्ता थी। अब पोर्ट्स को क्या किया जाएगा? ये जो नया बिल लेकर के आई है सरकार, इसके तहत एक नेटवर्क की तरीके से इसको सही करा जाएगा। एक नेट माने कि अगर आईएमओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थ्रू आउट भारत में जितने भी पोर्ट्स हैं सबके ऊपर लागू करे जाएंगे। साथ ही 1908 में एनवायरमेंट के ऊपर भी कोई दूर दूर तक ध्यान नहीं था। तो अभी क्या किया गया है कि हर पोर्ट पे प्रॉपर एनवायरमेंट कॉन्शियस जिस तरीके से चीजें होनी है ना, बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा। समझेगा? बिल्कुल जैसे एनवायरमेंटल कॉन्शियस चीजें होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से रखा जाएगा। हर पोर्ट को ऐसे बनाएंगे कि एनवायरमेंट पूरी तरीके से सेफगार्ड रहे। तो ये सारी कहानियां हैं आपकी इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 का। समझ गए? तो एड्रेस पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, इनको देखना। टू एंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑब्लिगेशन। टू फैसिलिटेट इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट, माने सारे पोर्ट्स को एक साथ एक तरीके से उसकी कंप्लायंस भी इंप्रूव करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना, कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करना, सब कुछ करना। और पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा कुछ होता ही नहीं था कि 10 तरीके का पेपर वर्क रख दो। पहले तो ये होता था। अब ये है कि हर पोर्ट पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करना। इससे भारत में पोर्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होगा। बाहर की कंट्रीज भी इन्वेस्ट करेंगे आके, भारत में एफडीआई बढ़ेगा, जिससे और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये है इंडियन पोर्ट्स बिल। किसने मिनिस्टर कौन है इंडियन पोर्ट्स एंड शिपिंग के? श्री सर्बानंद सोनोवाल। फिर बात करेंगे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ 2025। देखो, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी इस चीज को लेकर के, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। कहानी ये थी इसकी, कहां पर हो रही थी इस बार? तो ये 2024 वाली अभी पिछली थी, इस बार अभी फिर से हुई है। ये हो कहां रही है? कोलंबिया में हो रही है ये, कार्टागेना में। अब है क्या, डब्ल्यूएचओ की एयर के ऊपर है, एयर पोल्यूशन के ऊपर है कि भाई एयर पोल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। यहां एक मिशन लिया गया है कि सन 2040 तक की हम जो इस समय प्रेजेंट एयर पोल्यूशन है उसको 50% कर देंगे। ये बहुत अच्छा और एम्बिशियस प्लान है कि अगर हम 15 सालों में जो प्रेजेंट एयर पोल्यूशन है, अगर हम उसको ग्लोबल लेवल पे अगर हम उसको आधा कर दें तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो यहां से प्रश्न भी आपसे बनेगा कि टारगेट ईयर क्या लिया गया है आधा करने के लिए। फिर बात करते हैं यहां पर यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट पब्लिश करी है। इसमें यूनेस्को ने बोला है कि देखो, पढ़ाई मतलब स्कूलों में ना, खाली स्कूल से सिर्फ आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो जब तक आप बच्चे को सही खाना, जब वो हेल्दी नहीं होगा तब तक उसको पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है डब्ल्यूएचओ कैसे डिफाइन करता है हेल्थ को? हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी हैं, नहीं। शारीरिक, मैंने कल ही आप लोगों को, जो लोगों ने बायो पढ़ी थी उन लोगों ने कल पढ़ा होगा। बताइए कितने तरीके होते हैं डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के हिसाब से, किस क्राइटेरिया के हिसाब से कितने होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। माने शारीरिक तौर पे भी आपको स्वस्थ होना होगा, माने कोई बीमारी नहीं। मानसिक तौर पे माने आप सुखी होने चाहिए। और इसके बाद एक आ जाता है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, और एक और हमारे पास में क्या आ गया? इसको बोलते हैं शारीरिक, मानसिक के बाद में थर्ड चीज जो हमारे पास आई है, वी कॉल इट सामाजिक। मतलब आपको अकेलापन नहीं फील होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें होती हैं तब आप हेल्दी कहलाते हैं।
तो आप स्कूल ने बोला है कि अगर आप एजुकेशन सच में देना चाहते हैं ना, यूनेस्को ने बोला है, तो आपको हेल्दी रखना पड़ेगा बच्चे को। हेल्दी के लिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली, उसमें उन्होंने बोला है, जरा रिपोर्ट समझिएगा। बोला है कि देखिए ऐसा है, इस समय 47% प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस समय स्कूल मील उनको मिल रहा है। मतलब लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं, 50% मोटा मोटा रख लो कि 50% बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है और 53% बच्चों को नहीं मिलता है खाना। इसके बाद कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 27% ही जिन्हां जहां खाना मिल भी रहा है, वहां सिर्फ 27% ऐसे हैं जहां पर, मतलब 63% ऐसे हैं जहां पर न्यूट्रिशनिस्ट की हिसाब से मिलता है, 27% ऐसे हैं जहां न्यूट्रिशनिस्ट है ही नहीं। मतलब सिर्फ खाना डाल दिया है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो खाना कितना हेल्दी है कितना नॉन हेल्दी है, उससे कोई मतलब नहीं है। 27% स्कूल में न्यूट्रिशनिस्ट है ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद बोल रहा है 187 कंट्रीज जिनको असेस किया गया, उनमें से सिर्फ 93 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर लॉज हैं इस चीज को लेकर के कि बच्चों को स्कूलों में खाना भी दिया जाना चाहिए। जैसे भारत में देखिए मिड डे मील योजना है। तो अब आपका आज का होमवर्क यही है कि मिड डे मील योजना भारत में कब शुरू हुई थी, आपको ये बताना है नीचे कमेंट करके। तो उसके बाद भी उन्होंने बोला कि देखिए अगर स्कूल्स की भी बात करें तो जो कैफेटेरियाज होते हैं वहां पे भी 65% ही ऐसे हैं स्कूल्स हैं जहां पर ठीक ठाक स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी 35% बेकार हैं, यहाँ कोई स्टैंडर्ड बिना स्टैंडर्ड का खाना मिलता है। तो ये एक आई ओपनर रिपोर्ट है। इसके तहत अब जो लॉ मेकर्स होंगे वो अब इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे कि कैसे अब हम स्कूलों में और अच्छे कंप्लायंसेस रखें, फूड क्वालिटी और रखें, और सिर्फ हम क्वांटिटी के ऊपर ही ना फोकस करें, पेट भरना नहीं, न्यूट्रिशन देना हमारा गोल होना चाहिए। इस यूनेस्को की रिपोर्ट में यह बताया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं यहां पर आईयूसीएन रिपोर्ट दी, आईयूसीएन रिपोर्ट आई, फंगाई, लायन एंड फ्रैंकिस्टेंस। ये क्या कहानी है? देखो भाई, आईयूसीएन ने ना एक अभी मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सी रिपोर्ट निकाली। हमेशा आईयूसीएन बताता था कि ये जानवर एंडेंजर्ड हो गया, वो जानवर एंडेंजर्ड हो गया। इस बार उसने बोला भाई साहब फंगाई, 1000 स्पीशीज ऑफ फंगस ये एंडेंजर्ड हो रही है और ये गायब हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। अगर फंगस डिस्टिंक्ट अगर गड़बड़ हो गई ना भाई, तो समझ लो पूरी फूड चेन बिल्कुल एकदम क्रम्बल कर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? फंगल जो है ये आपके सॉइल के लिए बहुत जरूरी होती है, वाटर के लिए भी जरूरी होती है। ये फूड चेन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फंगस। और 1000 स्पीशीज आईयूसीएन ने पहली बार बोली कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है फंगस, जिसको हम नजर तक नहीं डालते हैं फंगस के ऊपर, फफूंद, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आईयूसीएन ने बताया कि वो एकदम बिल्कुल 1000 स्पीशीज एंडेंजर्ड है। इसके बाद बोले देखो लायंस जो है ना ये बहुत ही कम बचे हैं, आधी जगह से तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ही जगह है जहां पर लायंस बचे हैं, और लायंस बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन नीचे गिरती चली जा रही है, तो इनके ऊपर भी हमें नजर रखनी है। फिर उन्होंने बताया ये फ्रैंकिसेंस क्या होता है? ये एक प्रकार का पेड़ होता है, इसमें से रेजिन निकलता है, ये जिसको खुबान बोलते हैं। तो ये रेजिन से क्या होता है, जितने आपके परफ्यूम हो गए, अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, जो ये अच्छी अच्छी स्मेल आती है ना, साबुन हो गए, ये इस पेड़ से, क्योंकि इस पेड़ का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया, क्योंकि परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से ये पेड़ भी अब धीमे धीमे एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर रहा है। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये निकाला है। तो आईयूसीएन की रिपोर्ट है, क्या बताया? आईयूसीएन ने 1000 स्पीशीज ऑफ फंगाई बोली जो एक्सटिंक्शन की रिस्क पे है, खत्म होने वाली है। अगर खत्म हो गई समझ लीजिए फूड चेन एकदम एकदम क्रॉप बर्बाद हो जाएगा फूड चेन। फिर लायन जो है वो भी सिग्निफिकेंटली एंडेंजर्ड पे जा चुका है। देन फ्रैंकिनसेंस ये वाला, तो इस ये क्या है, यहाँ पर धीमे धीमे ये भी जा रहा है। कारण क्या है? हमने आपको बताया कौन सी चीज है, ये परफ्यूम इंडस्ट्री की वजह से जा रहा है। फिर आइए आगे आते हैं राजस्थान डे। अब देखो राजस्थान डे हर साल हम लोग मनाते हैं, कब? 30 मार्च को। क्यों 30 मार्च 1949 को क्या किया गया था? राजस्थान में छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स हम जिनको बोलते हैं। तो उन सबको उसके पहले क्या होता था, 30 मार्च 1949 के पहले उसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। कई सारे राजपूत राजा हुआ करते थे, इसलिए उनको राजपूताना के नाम से जानते थे। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, इन सबको मिला दिया गया था, और मिलाने के बाद में इसको ग्रेटर राजस्थान यूनियन ये बोला गया, जिसको आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक साल 30 मार्च को राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर देखिएगा राजस्थान का मतलब क्या? राजा का स्थान, मतलब द प्लेस ऑफ किंग्स, राजाओं का स्थान। आइए, इसके इंडिपेंडेंस के पहले इसको राजपूताना नाम से जानते थे। फिर देखिएगा चन्ना नाची। तो चन्ना नाची एक फिश है जो कि स्नेक फिश की तरीके से, मतलब इसका चेहरा ना स्नेक की तरीके से दिखता है। ये एक नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है चन्ना नाची। कहां मिली है? मेघालय में। तो मेघालय, मेघ में क्या हुआ? मेघ में चन्ना नाची, तो मेघालय चन्ना नाची ये एक स्पीशीज है, फिश की है लेकिन लगती सांप जैसी है। अच्छा, फिर देखिएगा एसबीआई के जो चेयरमैन थे CS शेट्टी, इनको अपॉइंट कर दिया गया है
इंडिया, ये आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के प्रमुख के तौर पर आईबीए के भी चेयरमैन अब हो गए हैं ये। तो आईबीए क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था। आईबीए जो है ये एक बैंकों की संस्था है जो बैंकों में सारा रिक्रूटमेंट कराती है, बैंकों के लिए सरकार से बात करती है कि इनकी अगर सैलरी बढ़नी होती है तो वो भी आईबीए कराती है। तो आईबीए एक संस्था है जिसमें जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं, और ये एक सरकार और बैंकों के बीच का एक बॉडी है। बैंकों को अगर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है ना, तो सारे बैंक एक साथ मिलकर के आईबीए के पास आते हैं, आईबीए को बोलते हैं। आईबीए उन सबको रिप्रेजेंट करती है सरकार के सामने, समझ गए? तो सरकार से जो भी बैंकर से कभी ना जो सेटलमेंट्स होने होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, वो आईबीए के थ्रू होते हैं। करेक्ट? चलो, तो आईबीए, अच्छा, आईबीए ने 3 नए वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट करे। हालांकि वाइस चेयरमैन आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार देख लो बस। ए मनीमेखलई, ये सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। देन स्वरूप कुमार साहा, ये सीईओ हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के। एंड माधव नायर, ये सीईओ है बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के। सबसे ज्यादा चांसेस जो सवाल आने के वो है सी एस शेट्टी साहब, ये एसबीआई के भी चेयरमैन है और अब ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के भी ये चेयरमैन है ये। आइए अब आते हैं सवाल जवाब। हो जाए कुछ सवाल जवाब, चलिए तो हो जाए फिर कुछ सवाल जवाब। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इंडियन पोर्ट्स बिल कब इंट्रोड्यूस किया? मैं ऐसा सवाल पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हूं, यही सवाल आते हैं इसी तरीके से, कब डेट पूछ लेता है। तो 28 मार्च को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी अभी। फिर बात करेंगे, रिसेंटली सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये कहां पर हो रही है? ये कोलंबिया के कार्टागीना में हो रही थी। फिर बात करेंगे, न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट इवेंट जो है वो फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था। ये किस चीज के लिए किया था? कि यार एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी जरूरी है, लर्न टू ईट वेल, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। फिर बात करते हैं, लायन जो है हैज बीन क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी? लायन को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया आईयूसीएन में, जो कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट के तौर पर देखते हैं यहाँ पर। तो लायन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली डिक्रीज या रेयर, कैसे? तो लायन को यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, एंडेंजर्ड ये या क्रिटिकली डिक्रीज किस कैटेगरी में लेके जाएगा? आईयूसीएन की रिपोर्ट अभी अभी आई, हमने आपको 3 चीजें बताई थी, 3 चीजों के बारे में हमने आपको बताया था जिसको रखा गया है। तो ये क्या आ जाएगा? ये काफी हद तक इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्रिटिकली डिक्रीज। फिर आएंगे, हेडक्वार्टर्स ऑफ आईयूसीएन कहां आ जाएगा? ये आप कमेंट करके बताएंगे हमको, नोट्स को रीड करके फिर कमेंट करके मुझे नीचे बताएंगे। अच्छा बालक लोग, हमने कल आपको, सुनिएगा, कल हमने आपको पूरा मार्च का करंट अफेयर्स कराया था, ठीक है? कल हमने आपको पूरा मार्च का करंट अफेयर्स कराया था, और इस मार्च करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करंट अफेयर्स था, इसको खूब बढ़िया से, इसके आपको फाइल भी मिली होगी, फाइल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके फाइल में जो आपको साथ में चीज़ें लिख के मिली हुई हैं ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड करी हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं जो साथ में और ऐड करी गई हैं। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे? हर साल, प्रत्येक साल 30 मार्च को। फिर बात करेंगे, एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी को क्या बनाया गया? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का मुखिया बनाया गया है। दैट्स इट। अच्छा, आपका ये भी टेस्ट होना था ना, इसका हम अभी आपको टाइमिंग नहीं दे पाए, इसका टाइमिंग हम आपको देते हैं। तैयार तो कर लिया ना आपने? तैयारी करे बैठे रहिए, किसी दिन एकदम से आपका होता है आज ही होता कल, एकदम इम्प्रॉम्प्टू टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? एकदम इम्प्रॉम्प्टू हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग कब मिल रहे हैं? अब हम लोग फिर से मिल रहे हैं अभी 2 घंटे में, 9 बजे लाइव में। सीजीएल वालों, फिर से कह रहा हूँ, डू नॉट लीव दैट सेशन। 2024 के इतने खास इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ोगे ना कि आपको लगेगा यार, मतलब आपके एग्जाम में आपको लगेगा यार मजा आ रही है, वही पूरी सीरीज याद आ रही है दिमाग में मेरे। तो किसी हाल में मत मिस करना उसको, ठीक है? चलो, तो ये है पूरी कहानी। बाय बाय करते हैं बालक लोग, और अब मिलेंगे अगली कक्षा में, ठीक है? आओ, और ये किताब सब लोग जो है निपटा दीजिएगा पूरी। अब जो नई वाली किताब है उसमें आपका फेब तक भी पूरा करंट अफेयर्स है, इसमें 2024 से लेके बोनस महीने भी दिए हैं, 2-3 बोनस महीने भी दिए हुए हैं उसमें। तो इवन 2025 के भी इसमें महीने दिए हुए हैं। नई वाली किताब जो है, जो अभी मिल रही है, जो अभी ऑर्डर हुई है, तो इसमें बोनस मंथ्स भी है, देख रहे हैं? तो जनवरी से दिसंबर 2024 तो ही है, साथ में 2-3 महीने बोनस के 2025 वाले भी हैं नए प्रिंट में। ठीक, चलो बाय, थैंक यू, टाटा, मिलते हैं हम लोग। और जिनको भी ये ऑर्डर करनी हो ना, आप वहां से आप लैब की ऐप पे जाकर के आप इसको कर लोगे जी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।